हेलो एवरीवन, आज डेट है 30 मार्च 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि रामप्पा टेम्पल को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था पेंसी लुंगपा ग्लेशियर को लेकर के। तो पेंसी लुंगपा ग्लेशियर को अगर हम मैप में व्यू करें तो हमारे इंडिया का जो लद्दाख यूटी है वहाँ पर जास्कर एरिया में ये जो ग्लेशियर है वो लोकेटेड है। ये जो पेंसी लुंगपा ग्लेशियर है वो प्रेजेंट टाइम में न्यूज़ में है। इसका कुछ बेसिक रीजन है, उसको अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर विंटर सीजन में प्रेसिपिटेशन डिक्रीज होने की वजह से और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से ये जो ग्लेशियर है वो रिट्रीट कर रहा है। अब बात आती है जास्कर रेंज की। जास्कर रेंज जो है वो टेथीज हिमालय का पार्ट है। इसके अलावा ये लद्दाख को और जास्कर को सेपरेट करने का काम करता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पासेज हैं जास्कर रेंज में, जिसमें जोजिला पास है, मार्बल पास है, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कनेक्टिविटी के लिए। द हिंदू के फ्रंट पेज पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप सभी देख रहे हैं और हम रेगुलर डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे इंडिया की विजिट पर बहुत सारे कंट्रीज़ के जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो रेगुलर इंडिया की विजिट पर बने हुए हैं। बेसिक फैक्ट्स, बेसिक रीजन आप सभी को पता है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जब से अटैक किया है, जिसकी वजह से यूएन में, यूनाइटेड नेशन में जो रेजोल्यूशन पास करवाने की कोशिश की गई अदर कंट्रीज़ के द्वारा, जिसमें इंडिया ने अपनी एब्सटेन पॉलिसी को फॉलो किया है। तो यहाँ पर अदर रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अपने अपने कंसर्न के लिए इंडिया के साथ में मीटिंग कर रहे हैं, ताकि इंडिया जो है वो अपना जो भी स्टैंड है रशिया को लेकर के, क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज और यूएस के द्वारा, और वो चाहते हैं कि इंडिया भी इसमें सपोर्ट करे। अभी कुछ टाइम पहले अगर हम देखें तो जापान के जो पीएम हैं वो इंडिया की विजिट पर, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम हैं उन्होंने वर्चुअल मीटिंग की। यहाँ पर सीरीज शो कर रखी है कि लास्ट वीक किन किन की विजिट हुई है और इस वीक जो है वो किन किन की इंडिया में विजिट होने वाली है। तो अभी रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है सेर्गेई लैवरोव, वो इंडिया की विजिट पर आएंगे इस वीक में। तभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये डिक्लेयर किया है कि वहाँ के डेप्यूटी एनएसए दिलीप सिंह जो है वो इंडिया की विजिट पर रहेंगे और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ में मीटिंग करेंगे। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नेम है, आप देख लेना। वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर किसी की विजिट होती है तो उसको लेकर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि अगर एक विजिट हो तो क्वेश्चन आए। यहाँ पर तो हर दिन में कम से कम 2 अलग अलग कंट्रीज़ के जो मिनिस्टर हैं वो इंडिया की विजिट पर है। लेकिन ये चीज़ें आपको शो करती है कि आपको ये पता चल रहा होगा कि इंडिया का स्टैंड प्रेजेंट टाइम में पूरे वर्ल्ड लेवल पर कितना एग्जिस्ट करता है, मतलब कितना मेंटेन करता है। इंडिया का क्या स्टैंड रहा किसी भी इशू को लेकर के, वो उस चीज़ की जो वैल्यू है वो शो करती है कि इंडिया किस पक्ष में, किस ग्रुप में जो है वो अपनी बात रख रहा है। अब सभी को पता है कि इंडिया एब्सटेन पॉलिसी को इसलिए फॉलो कर रहा है क्योंकि इंडिया के लिए जो रशिया है वो भी इम्पोर्टेंट है और यूएस एंड अदर यूरोपियन कंट्री जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में तो हमारा प्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है जो इंडिया के ट्रेड को बूस्टअप करने में काफ़ी हेल्प करेगा। डिफेंस वेपन्स को लेकर के हमारा रेगुलर जो डिस्कशन है वो रशिया के साथ में भी है, यूएस के साथ में भी हमारी डिपेंडेंसी है। और अगर हम बात करें चाइना को काउंटर करने के लिए, तो चाइना को काउंटर अगर हमें करना है, इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री एंड फेयर बनाना है, तो क्वेड ग्रुप को मेंटेनेंस अगर हमें करना है तो हमें यूएस चाहिए, ऑस्ट्रेलिया चाहिए और जापान चाहिए। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जिस तरीके से चाइना और रशिया के रिलेशन मेंटेन हो रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान वाले इशू पर भी वो पाकिस्तान, चाइना और रशिया मिलकर के डिस्कशन कर रहे हैं, और अभी अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो भी वहाँ पर इस चीज़ को लेकर के डिस्कशन होगा और रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो उस मीटिंग में ही पार्टिसिपेट करके इंडिया की विजिट करेंगे जो अफगानिस्तान को लेकर के इशू है। तो ये चीज़ हमें शो करती है कि हमें दोनों ही ग्रुप्स के साथ में इंडिया को अपने रिलेशन हेल्दी मेंटेन करने हैं, क्योंकि दोनों ही तरफ से अगर हमें चाइना को काउंटर करना है तो चाइना को काउंटर करने के लिए दोनों ग्रुप में जो इंपॉर्टेंट रोल प्लेयर्स हैं उनके साथ
होना इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर लास्ट इस आर्टिकल में ये बोला भी गया है कि जापान और ऑस्ट्रेलिया ने तो पब्लिक कमेंट भी किया है रशिया को लेकर के कि इंडिया का जो स्टैंड है, इंडिया की यूनाइटेड नेशन में जो पोजीशन नहीं, उसको लेकर के हम चाहते हैं, हम तो ये आशा कर रहे हैं, होप करते हैं कि इंडिया ने जो एब्सटेन किया है यूक्रेन रिजोल्यूशन को लेकर के, उसमें इंडिया अपना जो भी स्टैंड है, जो भी अपना वोटिंग राइट है, उसको चेंज करेगा। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट ये बताया गया है कि नेक्स्ट मंथ अप्रैल में, मिड अप्रैल में वॉशिंगटन में हमारे इंडिया और यूएस के बीच में 2+2 जो फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्ट्रियल जो कंसल्टेशन है वो भी ऑर्गेनाइज होगा और उसमें भी बहुत सारे जो इश्यूज हैं उनको लेकर के डिस्कशन हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो श्रीलंका हमारा नेबर कंट्री, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिल रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी कर रही है हर लेवल पर, चाहे आप इकोनॉमिक सपोर्ट की बात करें या फिर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात करें, हर लेवल पर इंडिया वहाँ पर सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में फिर से कुछ ऐसे प्रोजेक्ट साइन किए गए हैं जिसमें इंडियन पावर प्रोजेक्ट्स ने चाइनीज़ जो वेंचर जो वहाँ पर एस्टेब्लिश होने वाले थे, चाइनीज़ कंपनी जो है वो वहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिश करने वाली थी, उनको रिप्लेस करके इंडियन पावर प्रोजेक्ट्स वहाँ पर इम्प्लीमेंट अब होंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडिया जो है कुछ जाफना के 3 आइलैंड्स हैं, वहाँ पर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करेगा। चाइनीज़ के जो वेंचर हैं जो कोलंबो में लास्ट ईयर डिक्लेयर किए गए थे कि हाँ यहाँ पर चाइनीज़ जो वेंचर हैं वो एस्टेब्लिश होंगे, उनको रिप्लेस कर दिया है इंडिया के हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट्स ने। अभी हम कुछ टाइम पहले देखें तो जो चाइना जो है वो हमारे इंडिया के बिल्कुल नज़दीक वाले एरिया में, मतलब पाक बे वाले एरिया में, अगर हम मुश्किल से देखें तो तमिलनाडु से मुश्किल से 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पर वो एरिया एग्जिस्ट करता है और वहाँ पर चाइना अपने कुछ प्रोजेक्ट जो है वो एस्टेब्लिश करने वाला था, जिसको लेकर के इंडिया ने अपने कंसर्न को एक्सप्रेस किया। उसके बाद में जो भी वो प्रोजेक्ट था उसको वहाँ से ट्रांसफ़र करने की बात की गई, उसके लेकर के कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ। इसी को लेकर के चाइना ने अपनी तरफ से, चाइनीज़ जो एम्बेसडर है कोलंबो में, उन्होंने अपनी बात रखी कि ये जो भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनको अननोन रीजन की वजह से इंटरप्रेट किया गया है, ये जो चीज़ें हैं वो श्रीलंका के लिए पूरे वर्ल्ड में एक इन्फॉर्मेशन, एक मैसेज शेयर करती हैं कि वो फॉरेन इन्वेस्टर को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, जिसकी वजह से श्रीलंका को आने वाले टाइम में फॉरेन कंट्रीब्यूशन को लेकर के या फॉरेन इन्वेस्टिंग को लेकर के इशू देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इंडिया ने जिस तरीके से श्रीलंका के साथ में फिर से अपने रिलेशन मेंटेन किए हैं, क्योंकि अगर हम कुछ टाइम पहले देखें, अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर देखते हो तो न्यूज़पेपर स्टडी करते हो तो आपको पता होगा कि पहले हम कोलंबो में एक जो पोर्ट प्रोजेक्ट है उसमें इंडिया जो है, इंडिया का अडानी ग्रुप और जापान दोनों कंट्री मिलकर के, इंडिया और जापान दोनों मिलकर के वहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले थे। लेकिन कुछ टाइम बाद में श्रीलंका ने एग्रीमेंट के बाद में उस प्रोजेक्ट को ट्रांसफ़र कर दिया चाइना को। हालांकि वहाँ पर उस पोर्ट का जो अदर पार्ट है उसको डेवलप करने की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी इंडिया को, लेकिन जो मेन पार्ट था उसकी जिम्मेदारी दे दी गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई थी चाइना को। ये चीज़ें हमें शो करती हैं कि इंडिया का इन्फ्लुएंस दोबारा से श्रीलंका के ऊपर डेवलप हो रहा है और दोबारा से इंडिया और श्रीलंका के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे से मेनटेन हो रहे हैं, मेनटेन होने भी चाहिए, क्योंकि रीजनल एरिया में या फिर नेबरिंग एरिया में जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ में कोऑपरेशन, पीस और स्टेबिलिटी के जब रिलेशन होते हैं तो किसी भी कंट्री को डेवलपमेंट और ग्रोथ में बहुत सारी जो हर्डल्स है वो काफ़ी कम हो जाती है। इंडिया और श्रीलंका की अगर हम बात करें तो उनके साथ में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे कन्फ्लिक्टेड रीजन है। एक तो तमिल पॉपुलेशन जो है जिसकी वजह से इशू बना रहता है। इसके अलावा अभी प्रेजेंट टाइम में वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस देखने की वजह से कुछ इलीगल माइग्रेशन जो है वो भी इंडिया में हो रहा है। अभी कुछ टाइम पहले कुछ तमिल लोगों को इंडिया ने पकड़ा था कि इलीगल तरीके से वो इंडिया में एंट्री कर रहे हैं तमिलनाडु वाले रीजन में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिशरमैन को लेकर भी एक इशू रहता है कि वहाँ पर हम रेगुलर व्यू करते हैं कि बहुत सारे हमारे इंडिया के फिशरमैन जो है वो इलीगल तरीके से उनके मैरीटाइम बॉर्डर में एंट्री कर जाते हैं, जिसकी लेकर के भी रेगुलर इशू बना रहता है। तो ये कुछ हमने इंडिया और श्रीलंका के जो रिलेशंस हैं उनके बारे में डिस्कशन किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ममता बनर्जी आप सभी को पता है वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर, उन्होंने नॉन बीजेपी सीएम जो हैं कुछ स्टेट्स के, उनको रेगुलर वो डिस्कशन कर रही है कि हम मिल करके कोऑपरेशन करें ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको काउंटर करने की कोशिश कर सके। आपको पता है
2024 में लोकसभा इलेक्शन है, उसको लेकर के ये एक बेसिक फाउंडेशन बनाई जाने की कोशिश की जा रही है कि जो बीजेपी है उसके अगेंस्ट में जो भी नॉन बीजेपी पार्टीज़ हैं वो खड़े होकर के उनके विपक्ष में, उनके अपोजिशन में इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकें। यहाँ पर उन्होंने अपना मेन पॉइंट रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरीके से अपनी सेंट्रल एजेंसीज़ का यूज़ करते हुए स्टेट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, उन सभी के खिलाफ में हमें अपने अपने जो भी आइडियाज़ हैं उनको रिप्रेजेंट करना है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आसाम और मेघालय स्टेट को लेकर के। हमारे नॉर्थ ईस्ट के मैप को सबसे पहले अगर हम व्यू करें तो नॉर्थ ईस्ट में आप सभी को पता है कि आसाम स्टेट जो है वो लगभग हर स्टेट के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है, और इसी को लेकर के हम रेगुलर ये चीज़ें भी डिस्कस करते हैं कि हर स्टेट के साथ में आसाम के कोई ना कोई बॉर्डर इश्यूज रेगुलर बने रहते हैं। तो यहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले हमने देखा कि मनरेगा के तहत यहाँ पर कुछ रोड कंस्ट्रक्शन करवाया जा रहा था अरुणाचल प्रदेश और आसाम के बॉर्डर एरियाज़ में। तो इसको लेकर के यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए क्योंकि इन दोनों स्टेट्स के बीच में भी काफ़ी प्रॉब्लम है। कुछ टाइम पहले मिज़ोरम और आसाम के बीच में इशू देखने को मिला था जहाँ पर वायलेंस जैसे इशू भी क्रिएट हो गए थे। उसका मेजर रीज़न ये है कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो लैंड एरिया को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड रहता है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हिली एरिया है, प्लेन एरिया काफ़ी कम अवेलेबल है। पॉपुलेशन धीरे धीरे यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से डेंसिटी जब इंक्रीज़ होगी तो पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज़ होने की वजह से जो एरिया है वो आपको एग्रीकल्चर के लिए भी चाहिए, जो एरिया है वो आपको हैबिटेट डेवलप करने के लिए भी चाहिए, जिसकी वजह से ये सारे जो इशूज हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो मेघालय और असम के बीच में काफ़ी लंबी बॉर्डर है, आप सभी को पता है, दोनों स्टेट आपस में शेयर करते हैं। तो इनके 70% जो इशूज हैं, मतलब 100 कुछ इशूज होंगे जिनमें से 70% इशूज जो हैं बॉर्डर एरियाज़ के वो रिजोल्व हो गए हैं, और कुछ अदर इशू जो है उनको भी जल्द सोल्व कर लिया जाएगा। दोनों स्टेट के जो सीएम हैं वो दिल्ली में हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, उनके सामने उन्होंने डिस्कशन किया और उन्हीं के सामने ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दिल्ली गवर्नमेंट को लेकर के। दिल्ली गवर्नमेंट अपनी तरफ से रेगुलर कोशिश करती है कि वहाँ पर जो भी इश्यूज हैं, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट इशू आप सभी को पता है पोल्यूशन लेवल को काउंटर करने की वो अपनी तरफ से रेगुलर कोशिश कर रही है। जैसे उन्होंने अपनी अपनी पॉलिसीज़ बनाई कि जो भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उनको रेगुलर वो डेवलप कर सके। इसके अलावा वहाँ पर जो भी इशूज हैं उनको सोल्व किया जा सके कंस्ट्रक्शन साइट्स में। दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली के आसपास वाले एरिया में 300 किलोमीटर रेडियस में जो भी फैक्ट्रीज़ है वहाँ पर एमिशन को किस तरीके से कम किया जा सके। इसके अलावा वहाँ पर जो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं या फिर जो भी अदर एक्सेसरीज़ हैं उनमें किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए और उनको रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांसफ़र किया जाए, इसके लिए रेगुलर काम किया जा रहा है। तो दिल्ली गवर्नमेंट जो है उन्होंने वहाँ पर मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा वो बेस डेवलप कर रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो अपने आप को ट्रांसफ़र कर सके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। इसके लिए वो चार्जिंग पॉइंट्स भी डेवलप कर रहे हैं। जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उन सभी को प्रोवाइड करने की दिल्ली गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 6 पर। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है हमने 1-2 दिन पहले भी ये डिस्कस किया था कि काजीरंगा नेशनल पार्क में राइनो की जो पॉपुलेशन है उसको लेकर के रेगुलर वहाँ पर एक प्रोसीजर जो है उसको कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही थी। सेंसस कंडक्ट करवाया गया था। तो 2018 में अगर हम देखें तो उनकी जो लास्ट सेंसस 2018 में कंडक्ट करवाई गई थी, जब 1 हॉर्न राइनोसोरस की जो पॉपुलेशन है उसको काउंट किया गया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 200 जो पॉपुलेशन है राइनो की वो अपग्रेड यहाँ पर दिखाई दी है। ओके, देखो जब भी किसी की पॉपुलेशन, चाहे आप ह्यूमन की बात करो या एनिमल की बात करो, जब भी पॉपुलेशन किसी की काउंट की जाती है तो उस काउंट करने का मेजर रीजन ये होता है, एक तो पता लगाया जाए कि पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है या फिर डिक्रीज हुई है, और फिर उनके रीजन्स का पता लगाया जा सके ताकि फ्यूचर में हम किस तरीके की पॉलिसी बनाएं। अगर कम हुई है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी पॉलिसी होनी चाहिए, और अगर ज़्यादा हुई है तो हमारी गवर्नमेंट के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिला, उन सभी के बेसिस पर हमारी जो फ्यूचर प्लानिंग है वो डिसाइड हो सकेगी। इसी के बेसिस पर इसी को कंप्लीट करने के लिए ये जो पॉपुलेशन है वो कंडक्ट करवाई जाती है।
यहाँ पर जो आर्टिकल है वो मुल्ला पेरियार डैम को लेकर के है। आप सभी को पता है तमिलनाडु और केरला के बीच में इसको लेकर के इशू है। केरला में ये एग्जिस्ट करता है मुल्ला पेरियार डैम, लेकिन इसके जो राइट्स हैं वो तमिलनाडु को दिए हुए हैं और तमिलनाडु ये चाहता है कि जो भी इसके राइट्स हैं वो रेगुलर उसी के पास में ही बने रहें। यहाँ पर सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को लेकर के भी इशू हो रहा है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट आप सभी को पता है केरला में वहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है कि सेमी स्पीड की जो ट्रेन है वो रेगुलर हो सके, जिसकी वजह से कंप्लीट जो केरला स्टेट है उसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाई जा सके। लेकिन वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो रेगुलर इसको प्रोटेस्ट कर रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 8 पर, यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, ये जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है, अभी हमने देखा कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है यूजीसी के द्वारा एफिलेटेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, उनके लिए 2022-2023 के लिए जो भी नया सेशन स्टार्ट होगा उसके लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। इसमें बेसिस ये रखा गया है, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसी के बेसिस पर ये प्रोसीजर नए स्टार्ट किए जा रहे हैं, जिसमें अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी आपकी फेलोशिप है, इन सभी के लिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाएंगे। उसमें आप पार्टिसिपेट लीजिए और फिर आपके जो भी नंबर्स रहेंगे उसके बेसिस पर आपको जो कॉलेज है वो अलॉट कर दी जाएगी। इसका कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया है क्योंकि हम देखते हैं कि 12th प्लस के बेसिस पर, जैसे कि अगर आपको लॉ में एंट्रेंस लेना है तो आप क्लेट का एग्ज़ाम देते हो, आपको अगर इंजीनियरिंग में एंट्रेंस लेना है तो आप जेई का एग्ज़ाम देते हो, मेडिकल में एंट्रेंस लेना है तो आप नीट का एग्ज़ाम देते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बेसिस पर हमें लगता है कि हमें हर सेक्टर में जहाँ पर भी एडमिशन लेना है उसका स्पेसिफिक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। सेम इसी तरीके से और अदर सब्जेक्ट्स जहाँ पर भी एडमिशन लेना है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, ओके, डीयू के लिए भी ये बात रखी गई है। हालांकि ये भी बोला जा रहा है कि ये जो भी मार्क्स आए उसके बेसिस पर जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है या फिर स्टेट में जो कॉलेजेस हैं वो उन मार्क्स के बेसिस पर ही अपना जो एडमिशन है वो कर सकते हैं। उनके ऊपर अप्लाई नहीं किया गया है पर उनको लिए एक सजेशन दिया गया है। अब यहाँ पर बात ये रखी गई है कि देखो हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टेट जो हैं, स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, ये जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और ज़्यादातर अगर हम बच्चे देखें तो जो बोर्ड्स जो हैं स्टेट बोर्ड उसमें से काउंट होते हैं और जो सेंट्रल बोर्ड हैं जैसे सीबीएसई हो गया, आईसीएसई हो गया, इन बोर्ड के ऊपर भी वो रेगुलर मतलब बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अलग अलग बोर्ड में हैं और सब में ग्रेडिंग सिस्टम जो है या किस तरीके से उनकी कॉपी चेक की जाती है बोर्ड की, उसका प्रोसीजर भी अलग है। तो उसको 12th के जो नंबर्स हैं उनको एलिमिनेट करके जो भी आपके मार्क्स आए एग्जाम में उसके बेसिस पर जब आपका एंट्रेंस हो तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उनका ये मानना है कि इससे हम इक्वलिटी लेकर के आएंगे। लेकिन अगर हम इसके नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो कोचिंग का जो लेवल है वो दोबारा से इंक्रीज़ होगा। जिनके पास में भी इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें इसको बेहतरीन सपोर्ट मिलेगा, जिसके बेसिस पर अगर हम बात करें तो जेंडर बेसिस पर या फिर इकोनॉमी बेसिस पर कुछ गैप क्रिएट हो सकता है। हालांकि गवर्नमेंट का ये बोलना है कि हम सभी को इक्वलिटी प्रोवाइड करने के लिए जो एग्ज़ाम है उसको कंडक्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके कुछ इश्यूज भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो नीट एग्ज़ाम को लेकर के हम बार बार देख रहे हैं कि तमिलनाडु स्टेट ये चाहता है कि +2 के 12th के जो बोर्ड में जो नंबर आए उसी के बेसिस पर उनको एंट्रेंस दिया जाए वहाँ की मेडिकल कॉलेजेस में, क्योंकि तमिलनाडु का ये मानना है कि वहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस काफ़ी ज़्यादा संख्या में हैं, लेकिन वहाँ पर जो एंट्रेंस है वो बाहरी बच्चों का ज़्यादा होता है। वहाँ के जो स्कूल में पढ़े हुए जो बच्चे हैं, जो एजुकेशन जो कोचिंग नहीं ले पाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जिनके पास में अवेलेबिलिटी नहीं है, वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से काफ़ी पीछे रह जाते हैं। तो उनको आगे लाने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए ये सारी चीज़ें, ये सारा प्रोसीजर जो है वो तमिलनाडु स्टेट के द्वारा अपनाया जा रहा है। तो इसको लेकर के ये जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो रखा है इसको लेकर के भी इशू क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के। अभी बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन में श्रीलंका जो है उनकी 5th जो मीटिंग चल रही है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसकी जो मीटिंग है उसको होस्ट कर रहा है श्रीलंका। ओके, ये जो मीटिंग है वो आज 30 मार्च को वर्चुअल या फिर हाइब्रिड मोड में कंडक्ट करवाई जाएगी। मतलब कुछ लोग जो है यहाँ पर ऑफलाइन मोड में रहेंगे और कुछ लोग जो हैं वो ऑनलाइन मोड में रहेंगे, मतलब वर्चुअल तरीके से यहाँ पर अपने आप को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन इसलिए भी न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता है कि म्यांमार में लगभग
1 साल से ज़्यादा टाइम वहाँ पर हो गया है कि वहाँ पर मिलिट्री रूल लगा हुआ है। डेमोक्रेसी को एलिमिनेट किया गया और मिलिट्री रूल वहाँ पर लगा हुआ है। तो ये जो मीटिंग है उसमें म्यांमार के रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसके बेसिस पर यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको दी जा रही है कि इसमें जो म्यांमार है उसको लेकर के जो इश्यूज हैं उनको कैसे सोल्व करने की बात यहाँ पर होती है, या फिर से बे ऑफ बंगाल को इनिशिएटिव को लेकर के यहाँ पर डिस्कशन होता है। बे ऑफ बंगाल जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन मतलब इंडियन ओशियन और जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन है उन दोनों में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। बे ऑफ बंगाल जो है वो रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा रिच है। इसके अलावा अगर हम पॉपुलेशन बेसिस पर देखें, लिटरल एरियाज़ की अगर हम बात करें, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वास्टनेस एंड डाइवर्सिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। कल इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स हमने डिस्कस किए थे। कल का जो एडिटोरियल है वो भी बिम्स्टेक प्रोग्राम से रिलेटेड आया था। तो वहाँ पर कितनी फिश के रिलेटेड जो पॉपुलेशन है वो रहते हैं, कितनी फिशरीज़ यहाँ पर कितना अमाउंट उससे काउंट होता है, कितना ट्रेड यहाँ से होता है, कौन कौन से, जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, कोरल रीफ्स हैं, ट्रेड एंड टूरिज्म के लिए ये एरिया काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव की बात की गई है कि बे ऑफ बंगाल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिच है। तो ये जो इशू है कि बिम्स्टेक जो है वो ना सिर्फ अदर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक फाउंडेशनल वर्क प्ले कर सकता है, क्योंकि आसियान ग्रुप जो है वो अपने कुछ प्रोग्राम, कुछ ऑब्जेक्टिव है उनको लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है। और म्यांमार में आप सभी को पता है कि वहाँ पर मिलिट्री रूल है, वहाँ पर भी उन ऑब्जेक्टिव को लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। तो म्यांमार में जो इशू हैं उनको लेकर के इंडिया अपना स्टैंड रख सकता है, इंडिया अपनी बात रख सकता है, और म्यांमार में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन के लिए भी यहाँ पर बात हो सकती है। मतलब अदर ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या इश्यूज हैं उनको सोल्व करने में भी बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना रोल प्ले कर सकता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर। यहाँ पर म्यांमार में जो इशू है उसी को लेकर के बताया गया है कि डेमोक्रेसी कितने लंबे टाइम से यहाँ पर सस्पेंशन स्टेज में चल रही है। 1 फरवरी 2021 की ये बात है जब वहाँ पर आंग सान सू की को अरेस्ट कर लिया गया और मिलिट्री रूल जो है वो वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया गया। किस तरीके से डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया गया और जो वहाँ पर मिलिट्री ने अपना रूल एस्टेब्लिश कर लिया। अब यहाँ पर 1 फरवरी से 29 मार्च तक के यहाँ पर डाटा दे रखे हैं कि कितने लोगों की डेथ हो गई, कितने लोग यहाँ पर अरेस्ट कर लिए गए हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात देखो, आप सभी को पता है म्यांमार का इशू है। आसियान यहाँ पर अपने 5 जो पॉइंट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना चाहता है, लेकिन म्यांमार को लेकर के जो भी इशू है वो सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आ रहा है। यहाँ पर रोहिंग्यास को लेकर के भी कुछ इशू देखने को मिला। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कन्फ्लिक्ट रेगुलर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इंडिया के स्टैंड की अगर हम बात करें तो देखो, यहाँ पर जो म्यांमार है उन्होंने एक तरीके से अपनी कोशिश की है कि यहाँ पर जो भी रूल चल रहा है उसको मेंटेन करना और अदर कंट्रीज़ के साथ में अपने रिलेशन को मेंटेन करना। तो इंडिया ने भी अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो यहाँ पर कुछ सेलिब्रेशन हुआ उनके आर्मी डे को लेकर के, उसमें इंडिया ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पर सेंड किया, क्योंकि इंडिया जो है वो अपनी एक न्यूट्रल पॉलिसी को यहाँ पर फॉलो करना चाहता है। क्योंकि इससे पहले भी म्यांमार के साथ में जब वहाँ पर पहले भी मिलिट्री रूल था, कुछ टाइम के लिए वहाँ पर डेमोक्रेसी आई है, तो उस समय इंडिया ने म्यांमार के साथ में जो अपने रिलेशंस हैं उनको मेंटेन करने में ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं शो की, और इसका फ़ायदा, इसका बेनिफिट जो है वो चाइना ने पुट ऑन किया। चाइना ने जो है वो म्यांमार के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इंडिया ने जो अपनी पॉलिसी है उसको इस तरीके से मेंटेन किया है कि भले ही उस कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि पहले इंडिया का ये टारगेट था कि जहाँ डेमोक्रेसी है वहीं पर हम अपने जो रिलेशंस हैं उनको मेंटेन करेंगे, लेकिन ग्लोबली लेवल पर आपका जो पर्सपेक्टिव है उसको अगर आपको मेंटेन करना है, अपने जो इश्यूज हैं उनको अगर आपको मेंटेन करना है, तो इस तरीके के जो रिलेशंस हैं वो आपको मेंटेन करके चलने ही होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर। यहाँ पर बिम्स्टेक पार्टनरशिप को लेकर ही इंडिया किस तरीके से अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, इन सभी को लेकर के कोशिश की जा रही है। हमारे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर श्रीलंका की विजिट पर हैं, वहाँ पर ना सिर्फ बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के डिस्कशन हो रहा है, बल्कि श्रीलंका को लेकर के पर्सनली
किस तरीके से सपोर्ट किया जा सकता है, उन सभी को लेकर के भी यहाँ पर डिस्कशन हुआ है। ये अभी हमने देखा कि ट्रेड यूनियन जो है वो इंडिया में स्ट्राइक कर रहे हैं और इसको लेकर के जो अपोजिशन एमपी हैं उन्होंने लोकसभा में इसका सपोर्ट किया है। अब ये जम्मू एंड कश्मीर में 2019 से जब उनका जो स्पेशल स्टेटस था उसको जब रिमूव किया गया आर्टिकल 370(35)(a), उसके बाद में जो पार्लियामेंट है उसमें कुछ बातें रखी गई हैं कि आउटसाइडर्स ने 34 लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर में जो लैंड एरिया है उसको खरीदा है, जिसमें एग्रीकल्चर लैंड भी शामिल है। पहले यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस थे, बाहर से कोई भी लोग जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की जो लैंड एरिया है उसको नहीं खरीद सकते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर देखो, ये जो आर्टिकल है यूरोपियन यूनियन गैब्रियल विंस्टन जो इंडिया की विजिट पर थे, इंडिया में उन्होंने डिस्कशन किया यूक्रेन वाले इशू को लेकर के, और इंडिया का जो स्टैंड है उसको लेकर के वो खुश नहीं है। उनका ये मानना है कि इंडिया ने जिस तरीके से वोट किया है यूक्रेन के रेजोल्यूशन को लेकर के, उसको लेकर के यूरोपियन यूनियन जो है वो खुश नहीं है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बताया है कि जो भी हम सोशल वेलफेयर स्कीम चला रहे हैं उसको लेकर के जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो ग्राउंड लेवल पर जाएं और उसको लेकर के डिस्कशन करें, लोगों को अवेयर करें कि ये स्कीम आपके लिए इम्प्लीमेंट की जा रही है, इनकिन का बेनिफिट जो है वो आपको लेना चाहिए। ओके, तो अवेयरनेस क्रिएट करने की यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 14 पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो ओबीसी को लेकर के पार्लियामेंट में एक बात रखी गई है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा कि ओबीसी के कितने डाटा हैं, कितनी पॉपुलेशन है, इसको लेकर के गवर्नमेंट के पास में एक परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। देखो, डाटा और जो पॉपुलेशन है उसको लेकर के डिस्कशन होना चाहिए। आपका क्वेश्चन ये है कि ओबीसी में जितनी भी कास्ट है उनका सब कैटेगराइजेशन करने के लिए एक कमीशन बनाया गया था, उस कमीशन का नाम जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है यहाँ पर गवर्नमेंट किस तरीके से अपना जो मनी है उसको खर्च करती है, तो एडवर्टाइजमेंट में जो गवर्नमेंट है उन्होंने 625 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, ये गवर्नमेंट ने बताया है, अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन दी है जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया। और यहाँ पर सरिस्का टाइगर रिजर्व जो राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में एग्जिस्ट करता है, वहाँ पर फायर के कुछ इशू देखने को मिले हैं। तो सरिस्का से रिलेटेड कुछ हम बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। सरिस्का जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर इसको 1978 में डिक्लेयर किया गया था और यहाँ पर टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसको कंजर्व करने के लिए काम किया गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद में यहाँ पर जो टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो ख़त्म हो जाती है और उसी को लेकर के पहली बार 2008-9 में यहाँ पर जो टाइगर है उनको यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया था, मतलब रीलोकेट किया गया था। जो रणथंबोर नेशनल पार्क है वहाँ से यहाँ पर टाइगर ला करके उनको यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया था। ओके, तो रीलोकेटेड टाइगर के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट रिजर्व है जहाँ पर सक्सेसफुली जो टाइगर्स हैं उनको यहाँ पर स्टोर किया गया, यहाँ पर एक तरीके से दोबारा से रीलोकेट किया गया। ओके, रीइंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर देखिए फॉरेन पीस पर। यहाँ पर जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो रिलेटेड है रशिया और यूक्रेन इशू को लेकर के। रशिया जो है वो रेगुलर डिस्कशन भी चल रहा है यूक्रेन के साथ में, लेकिन उन्होंने जो अपना अटैक है वो बंद नहीं किया है, जिसकी वजह से काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस पर अगर हम देखें तो यूक्रेन को काफ़ी इशू देखने को मिल रहे हैं। मॉस्को जो है वो जो भी अपने प्रोडक्ट्स बाहर सेंड कर रहा है अदर कंट्रीज़ को, तो उसमें इंसिस्ट कर रहा है कि पेमेंट सिस्टम में आप जो है वो रूबेल को यहाँ पर प्रायोरिटी दोगे और रूबेल में ही हमारा पेमेंट जो है वो किया जाना चाहिए। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो इंडिया के जो भी डिफेंस पैक्ट्स हुए हैं रिसेंट टाइम में इंडिया के साथ में श्रीलंका के, उन सभी को लेकर के क्लैरिफिकेशन रखा गया है। यहाँ पर ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स कंट्रीज़, आप कौन कौन से 5 कंट्रीज़ हैं आपको पता होना चाहिए, और उन 5 कंट्रीज़ में पहली बार जर्नलिस्ट जो है इन 5 कंट्रीज़ के उनको लेकर के एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। ओके, अब ब्रिक्स का किस तरीके से फाउंडेशन रखा गया, कौन से डिस्कशन, कौन से एग्रीमेंट के थ्रू इसको यहाँ पर फाउंड किया गया, ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये आज का हमारा द हिंदू का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।